ओके फाइन। तो देखिए, सबसे सिंपल सी बेसिक सी बात ये है कि ये जो चैप्टर है उसमें आपको याद ज्यादा रखना है। मतलब यहाँ पे जो भी पोर्शन है उसमें इंफॉर्मेशन ज्यादा है। लॉजिक तो कह नहीं सकते हैं बट कंपैरिजन जरूर कह सकते हैं। अगर आपका चैप्टर 1 चैप्टर 2 अच्छा है, चैप्टर 4 अच्छा है, तो चैप्टर 5 एकदम सिंपल हो सकता है। प्लस थोड़ा बहुत केमिस्ट्री आपका अच्छा है तो ये डाया पैरा फेरो का पोर्शन भी आपका अच्छा हो सकता है। लास्ट लेक्चर में हमारा जो बेसिक डिस्कशन था, इफ यू रिमेम्बर इट, फिर से यहाँ पे आइडिया दे दो आप लोगों को कि हमने 6 या 7 डेफिनेशंस के ऊपर फोकस किया था और उसको एक सिंपल तरीके से मैंने समझाने का ट्राई किया था। बट आई नो दैट कि हमारे दिमाग में सिंपल चीज़ें थोड़ी कम और हार्ड और डिफिकल्ट हो तो जल्दी जाती है, तो ऐसा ही मान लीजिए कि बहुत ही हार्ड और बहुत डिफिकल्ट था तो शायद जल्दी दिमाग में चला जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे वो जो 7 डेफिनेशन थी उसको हमने सिंपल तरीके से समझा था। एक को कहते थे मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ओके, नाम से याद रखने का कि फील्ड है। मैग्नेट मैग्नेट तो समय सेम रहेगा, मतलब एक जो है वो फील्ड है। दूसरा इंडक्शन, मतलब कितना वो इंड्यूस्ड हुआ। इंड्यूस जो है वो किसी की इफेक्ट की वजह से होता है, उसको इंड्यूस्ड कहते हैं। ओके, उसके बाद इंटेंसिटी आया। ओके, तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन यानी कितना वो इंटेंस है मैग्नेटाइज होने के लिए। तीसरा भी इंटेंसिटी है पर किसका, तो उसको कहते हैं फील्ड इंटेंसिटी। ओके, फील्ड इंटेंसिटी। उसके बाद था परमियाबिलिटी विथ समथिंग लाइक टू परमिट। रिलेटिव यानी वैक्यूम के साथ उसका रिलेशन। एंड ससेप्टेबिलिटी यानी सस्टेनेबिलिटी, ऐसा आप आइडिया निकाल सकते हैं। ससेप्टेबिलिटी का जनरल फंडा ये है कि कितना वो सस्टेन कर पाता है। ओके, हमें कोई चीज कोई समझाता है तो हम कितने टाइम तक उसको अपने दिमाग के अंदर रख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ ससेप्टेबिलिटी। ओके, तो यहाँ से ये जो टॉपिक था, ये जो पॉइंट थे वो बहुत ही मजेदार थे, बहुत ही काम के थे। जिसमें आपने थोड़े प्रॉपर इनपुट्स दिए होंगे तो आपको उसमें ज्यादा मजा आ सकता है। अब यहाँ पे आज का जो क्वेश्चन है वो हमें 18 से स्टार्ट करना है। एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ पैरामैग्नेटिज्म एंड क्यूरीज लॉ। अब इसका बेसिक आइडिया पहले मैं समझा देता हूँ, पहले ध्यान से जो समझाऊं उसको देखने का। मैंने आपको पहले भी कहा है कि अब आप काफी यूज टू हो इस ऑनलाइन मोड को लेकर। ओके, तो मैंने आपको कहा है कि चाहे मैं न्यूमेरिकल करवाता हूँ, चाहे मैं कोई थ्योरी समझाता हूँ, व्हेन आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू समथिंग और जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन यू समथिंग, तो आप सिर्फ स्क्रीन पे देखिए और जहां मैं आपको दिख रहा हूँ वहां पे देखिए। ओके, तो मैं ट्राई करता हूँ कि मैं सीधा आपके साथ इंटरेक्शन है वो कर सकूँ या तो सीधा आपको समझा सकूँ। जब भी मैं कुछ समझा रहा हूँ, कोई फिनोमेना का यहाँ पे मैं कोई डिस्कशन कर रहा हूँ, तो आप सामने देखिए स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है, नोट्स में क्या दिया हुआ है, उसको मत पढ़िए। ताकि वो पढ़ने से आपके दिमाग में एक साथ दो बातें जाएगी तो दोनों को आप एक साथ एब्जॉर्ब नहीं कर पाओगे। सो बेस्ट पार्ट इज दैट कि जब मैं कुछ समझा रहा हूँ पहले सुना करिए। हमने 3 मटेरियल्स का डिस्कशन किया था, डाया, पैरा एंड फेरो। सिंपल जो बाइफर्केशंस था वहां पे हमने समझने का ट्राई किया था कि डाया नॉर्मल नहीं है, डाया जैसा नहीं है, वो वीकली फेबल करता है। ओके, सॉरी, वीकली रिपेल करता है। पैरा वीकली अट्रैक्ट करता है और फेरो स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है। तो मोर और लेस पैरा और फेरो में कुछ कुछ बातें ऐसी है जो सेम हमें दिखेगी। अब यहाँ पे ऐसा समझना है कि पैरामैग्नेटिज्म है मतलब ऐसा मटेरियल के जो मैग्नेटिक में कन्वर्ट हो सकता है। इट इज समथिंग लाइक दैट कि आप लोग, जिन लोगों ने साइंस लिया है, तो या तो उसका एप्टीट्यूड है साइंस पढ़ने का, या तो वो रिस्क ले रहा है, या तो उसको ऐसा लगा कि 10th में अच्छे मार्क्स आए तो चलो साइंस पढ़ते हैं, मजा आएगा। पर अगर मान लो कि कोई ऐसा बंदा है जो 10th में 3 बार फेल हुआ है, 2 बार फेल हुआ है, या 1 बार भी फेल हुआ है, या तो मैथ्स या साइंस में, स्पेशली मैथ्स में उसको प्रमोट करके पास किया गया है, और अगर वो फिर भी वो साइंस स्ट्रीम सिलेक्ट करे, मतलब क्या, क्योंकि उसका मैग्नेटाइजेशन होने की पॉसिबिलिटी बहुत ही वीक है। क्यों? क्योंकि उसका इंटरेस्ट इस टाइप के सब्जेक्ट में कम है, तो बेटर उसको वो ऑप्ट नहीं करना चाहिए। ऐसा ही कुछ कुछ यहाँ पे समझाया जाता है।
कि डाया मटेरियल ऐसा मटेरियल होता है जिसको अगर आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखो तो स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड से वीकर की ओर भागेगा, मतलब वो रिपेल होना चाहेगा, वो पास नहीं आना चाहेगा। पैरामैग्नेट है, उसके अंदर कंस्टिट्यूटिव लेवल पे ऐसा कोई चेंज होता होगा कि वो अट्रैक्ट होना चाहेगा। तो मॉलिक्यूलर लेवल पे वहां पे अपने को समझाया जाता है कि ये किस तरह से एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। यहाँ पे पहले जो जितना मैं बताऊं उतना ही देखने का। सबसे पहले देखो यहाँ पे जो फिगर दिया हुआ है, इस फिगर के अंदर दो बातों को नोटिस करना है। B0 इक्वल टू 0 और B0 यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, यानी कोई डायरेक्शन दिया है। तो B0 जब 0 है तो ये जो रैंडम डायरेक्शन में दिखाया गया है उसको हम कहते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। ओके, जस्ट एक पिक्चोरल ये फॉर्मेट है, ऐसा कोई मैग्नेट में कोई मटेरियल में ऐसा देखा नहीं जाता है, बट इट्स जस्ट पिक्चोरल रिप्रेजेंटेशन। कि मान लो एक मैग्नेटिक मोमेंट है या तो उसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जैसा आपने केमिस्ट्री में शायद पढ़ा हो, तो कोई भी वर्ड आप यूज करो चलेगा। यहाँ पे अपने लिए समझना क्या है, समझना ये है कि अगर कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो ये जो है वो अनपेयर्ड रहेंगे, या तो एटॉमिक लेवल पे नेट मैग्नेटिक फील्ड उसका जो है वो 0 रहेगा, मतलब उसमें से किसी का मैग्नेटाइजेशन होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। क्यों? तो कभी मैग्नेट में रखा नहीं है। अगर इसको करंट लूप के कॉन्टेक्स्ट में समझने का ट्राई करो तो ऐसा समझा जा रहा है कि यहाँ पे करंट लूप जो है वो रैंडम डायरेक्शंस, अलग अलग डायरेक्शंस में, जैसे ही हमने मैग्नेटिक फील्ड को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में दिया, यानी इस फिगर में, तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो एक पर्टिकुलर एक ही डायरेक्शन में अलाइन हुआ। पूरा मटेरियल है, उसके हर एक डाइपोल मोमेंट जो है वो एक ही डायरेक्शन में अलाइन हुए। मतलब अब यहाँ पे ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है कि करंट एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो उस वजह से वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन में डेवलप होगा। उससे ये पता चलेगा कि यहाँ पे एक जगह पे नॉर्थ पोल और एक जगह पे साउथ पोल जो है वो डेवलप हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा समझाया गया, द एटम्स और द मॉलिक्यूल्स ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल possess a permanent magnetic moment। अब इसको समझने का शायद ट्राई करें, और या तो केमिस्ट्री से शायद आपको पता हो। परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट, इसको ऐसा समझिए कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव ये डाइपोल है। ओके, जैसे कि H2 पानी, तो उसका जो डाइपोल मोमेंट है वो परमानेंट रहता है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे से एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे रहते हैं। पर दो टाइप के मटेरियल आते हैं, शायद आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा हो या तो केमिस्ट्री से पढ़ा हो, जिसको कहते हैं पोलर एंड नॉन पोलर। तो पोलर यानी जिसका डाइपोल मोमेंट परमानेंट, और नॉन पोलर जिसका डाइपोल मोमेंट नॉन परमानेंट। ऐसा ही आप यहाँ बता सकते हैं कि अगर पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, पैरा से परमानेंट याद रख सकते हैं, जैसे पोलर से भी याद रखा है। पोलर डाइलेक्ट्रिक परमानेंट डाइपोल मोमेंट, पैरामैग्नेटिक परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट, डाया तो उसमें नॉन परमानेंट मैग्नेटिक मूवमेंट, मतलब वहां पे वो परमानेंट मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं होता है। तो पैरा में परमानेंट मैग्नेटिक मूवमेंट होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो उस वजह से वहां पे परमानेंट मैग्नेटिक मूवमेंट होता है। तो ये पूरी लाइन से एक ही वर्ड काम का है, पैरा मैग्नेटिक मटेरियल पजेस अ परमानेंट मैग्नेटिक मूवमेंट। इतना। इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, यानी पहले इस फिगर की बात करें क्या हो रहा है, तो आप शॉर्ट में याद रख सकते हैं व्हेन b इक्वल टू 0 the atomic dipoles are randomly ceaseless random motion, there is no net magnet, it's okay। तो काम का क्या हुआ, नो मैग्नेटिक फील्ड, एटॉमिक डाइपोल्स आर रैंडमली ओरिएंटेड, मतलब कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन में नहीं होता है, तो अपने लिए पहली लाइन काम की ये थी, पैरामैग्नेटिक possess permanent dipole moment, in the absence of magnetic field atomic dipoles are randomly oriented। third point, strong enough magnet, in short in the presence of magnetic field, such strong वगैरह वगैरह, that's okay, in short magnetic field है तो is applied and the temperature is low enough, यानी कोई टेम्परेचर का भी वहां पे मैटर आता होगा, तो इसलिए हम यहाँ पे ऐसा कहते हैं कि मान लो कोई इनफ टेम्परेचर है, लो इनफ है, then field B0 tends to align the atomic dipoles in own direction, producing a weak magnetic moment to the direction of B0। तो इस लाइन से क्या क्या दिमाग में सेट करने का, पहले परमानेंट possess परमानेंट डाइपोल मोमेंट,
दूसरा, इन द एब्सेंस randomly directions oriented of atomic dipoles. तीसरा, when we apply magnetic field, तो वो हर एक डायपोल है, दे ऑल द डायपोल्स अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. इतना उसमें से काम का आया. पर वहां पे आप ऐसा कह सकते हो कि टेम्परेचर वो लो होना चाहिए, यानी टेम्परेचर यहाँ पे कोई रोल प्ले करेगा शायद. एट वेरी हाई मैग्नेटिक फील्ड और एट वेरी लो टेम्परेचर. तो देखो यहाँ पे चीज बताई उसने कि अगर ये कुछ गड़बड़ वाली चीज है, द मैग्नेटाइजेशन अप्रोचेस इट्स मैक्सिमम वैल्यू व्हेन ऑल द एटॉमिक डायपोल मूवमेंट्स गेट अलाइंड. कितनी सिंपल सी बात है कि आप लोग अभी उस में होते हो कि अगर आपको कोई भी चीज प्यार से बोल दे तो आप फटाक से करते हो. ओके, अगर घर पे कुछ हेल्प करनी और मम्मी प्यार से बोलती है कि बेटा ये कर दे, तो हम अच्छी तरह से करते हैं, रोज करते हैं. पर अगर वही मम्मी अपने को डांट के बोले और वही की यही चीज कहे तो हम नहीं करते हैं. इसलिए मम्मी का माइंड का टेम्परेचर लो हो वो बहुत जरूरी है. जितना टेम्परेचर लो होता है उतना मैग्नेटाइजेशन का अपना अप्रोच है वो कैसा रहता है, मैक्सिमम रहता है. हमारा मैग्नेटाइजेशन बहुत अच्छी तरह से हो सकता है. हाँ, मटेरियल टू मटेरियल वेरी करता है. आप में से कोई डाया है, कोई पैरा है, कोई फेरो है, हर एक के ऊपर डिपेंड करता है. पर हम यहाँ पे जनरली पैरामैग्नेटिक की बात कर रहे हैं. तो वो एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल दिमाग में नहीं रखना है, वो समझने के लिए था. नाउ दैट इज कॉल्ड द सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन, MS. धोनी नहीं. ओके, MS, यहाँ M का मतलब मैग्नेटाइजेशन और S फॉर सैचुरेशन आपको यहाँ पे समझना है. ओके, इसलिए यहाँ पे वैसे ये सब कुछ रीडिंग वाला है, याद रखने वाला है, इसलिए मैं यहाँ पे लाइन टू लाइन समझाता हूँ. ओके, अगर आप क्लास में होते तो भी मुझे यही करवाना पड़ता. एक नहीं पढ़ते थे सालों पहले, या तो हिंदी इंग्लिश पढ़ते थे सालों पहले, वैसा ही चल बेटा खड़ा हो जा, ये लाइन पढ़, चल बेटा तू खड़ा हो जा, वो लाइन पढ़. यहाँ पे सभी लाइन मुझे ही पढ़नी पड़ती है, ताकि यहाँ पे एक लाइन को सिर्फ दिमाग में सेट करना है कि ओके क्या क्या पॉइंट्स बने, क्या पजेस करेगा, कैसा पजेस करेगा, फील्ड हो तो क्या, फील्ड ना हो तो क्या, टेम्परेचर हो तो क्या, टेम्परेचर ना हो तो क्या. तो वो पॉइंट अपने दिमाग में रखे. वैसे ये ओरिजिन वाला क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, पर पूछा जाए तो 2 मार्क का होता है, तो थोड़ा कॉमन सेंस यूज करने का कि 2 मार्क में अपने को लिखना कितना चाहिए. चलो, आफ्टर दैट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज कॉल्ड एज क्यूरीज लॉ. यानी यहाँ पे एक टेम्परेचर का कोई रिलेशन जो है वो यहाँ पे इंडिकेट करना है, वो बताना है कि किस तरह से टेम्परेचर जो है वो यहाँ पे इफेक्ट करता है. ध्यान से देखिएगा, 2 चीजें उसने बताई. Directly proportional to the magnetizing field intensity H, because the latter tends to align the atomic dipole moments. It's okay, because वाला नहीं पता चले तो it's okay. Directly proportional to H, इतना पता चला. कौन? तो it is found that the intensity of magnetization, मतलब इंटेंसिटी, मैग्नेटाइजेशन हो उसका इंटेंसिटी डिपेंड किसके ऊपर करता है? तो सबसे पहला पॉइंट फील्ड इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है. ओके, आप अच्छी तरह से पढ़ो, वो आपकी विलिंगनेस सेकेंडरी होती है, पर आप जहां से पढ़ते हो उसकी विलिंगनेस कितनी है उसके ऊपर ज्यादा वो डिपेंड करता है. जब आप बहुत छोटे थे, जब आपको वो लेटर सिखाए जाते थे, आपको नंबर सिखाए जाते थे, और जिन लोगों को मैथ्स में थोड़ा सा इंटरेस्ट बना 7 से 8 स्टैंडर्ड से, तो थोड़ा सोचेंगे तो पता चलेगा कि वहां पे मैथ्स पढ़ाते थे, उसका पढ़ाने का तरीका इतना मजेदार था कि हमें टीचर की वजह से सब्जेक्ट जो है वो अच्छा लगने लगा था. यानी मैग्नेटाइजेशन होना वो फर्स्ट ऑफ ऑल डिपेंड करता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी. किसका? तो कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी H. दूसरा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर के इनवर्स रिलेशन में, जितना टेम्परेचर कम उतना मैग्नेटाइजेशन ज्यादा. Because the latter tends to oppose the alignment to the atomic dipole moments. That's okay. उससे ये tends to align to the atomic dipole moments, tends to oppose the alignment. It's okay. वो समझने की यहाँ पे जरूरत नहीं है. In short, वो ऐसा कहना चाहते हैं कि वो जो dipole moment align होते थे, okay, क्यों होते हैं? तो कि भाई फील्ड इंटेंसिटी होगी तो दिमाग उस डायरेक्शन में वो लेकर जाएंगे.
अगर फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा है तो टेम्परेचर में ऐसा है कि वो टेम्परेचर की वजह से वो चीजें अपोज हो रही है। ओके वो समझेंगे तो अच्छा है, नहीं समझ में आते तो दैट्स ओके, बट इफ यू जस्ट यूज अ वेरी कॉमन थिंग ओके तो इजीली समझ में आ सकता है। तो हमारे लिए यहाँ पे काम का बनता है सबसे पहला पॉइंट, और जो यहाँ पे दिया हुआ है, मैग्नेटाइजेशन इज प्रोपोर्शनल टू एच एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। क्यूरीज लॉ हो गया खत्म। तो क्यूरीज लॉ में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, यानी m प्रोपोर्शनल टू h एंड प्रोपोर्शनल टू 1/t। प्रोपोर्शनलिटी हटाकर जो कांस्टेंट लिया उस कांस्टेंट को ही कहते हैं क्यूरी कांस्टेंट। यहाँ पे क्यूरीज लॉ c को सब्जेक्ट बना दिया या तो c/t कर दिया, तो यहाँ पे m/h मिल गया। अब ये m/h क्या हुआ करता था, तो इफ यू रिमेम्बर इट, m इज इक्वल्स टू काई h, ऐसा हम कहते थे। तो m/h दैट इज कॉल्ड एज ए काई m, chi काई कहा जा सकता है। यहाँ पे काई m का मतलब लिया जाता है मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी। तो m/h काई m था, तो यहाँ पे c/t को भी आप काई m ऐसा आप कह सकते हैं। बस वो समझ लिया, क्वेश्चन का आइडिया यहाँ से आ जाएगा, खत्म हो जाएगी वैसे बात। दैट c इज अ क्यूरी कांस्टेंट, काई m इज द ससेप्टेबिलिटी ऑफ द मटेरियल, मतलब वो मटेरियल कितना सस्टेन कर पाएगा उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। The above relation is called the Curie's law, and this law states that far away from a saturation, I hope you understand the meaning of saturation, that is called the maximum. Okay, कोई चीज आपको कोई बार बार बोलता रहता है तो दिमाग जो है उसको एब्जॉर्ब करने का कैपेसिटी आ जाता है, तो उसके बाद वो सेचुरेशन आ जाता है। जैसे आप 45 मिनट्स, 50 मिनट्स, 1 घंटा 10 मिनट आप मेरे सामने ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के देख सकते हो। ओके पर जनरली मैं यहाँ पे लेक्चर लेते हूँ तो मुझे बीच बीच में एटलीस्ट 1-2 बार कहना पड़ता है कि भाई सब लोग जाग रहे हैं कि सो गए। ओके सम स्टूडेंट्स हैव द सेल्फ डिसिप्लिन, बैठे बैठे लेक्चर अटेंड कर रहे हैं। ओके लैपटॉप वाले हैं तो देख ही रहे हैं, पर अगर ज़्यादातर लोग मोबाइल वाले हैं तो मोबाइल ऐसे देखते देखते धीरे 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 वो कब हमारे बाजू में बेड आ मतलब हम बेड के बाजू में नहीं जाते हैं, बेड हमारे बाजू में आ जाता है, पता ही नहीं चलता है। और धीरे 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 तो आइडिया बहुत ही सिंपल सा रहता है। यहाँ पे भी वैसा ही होता है कि उसने समझाने का ट्राई किया कि एक लेवल तक आने के बाद सेचुरेशन जो है वो हो जाता है और उसका एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है वो चेंज हो जाता है, जैसे आप लोगों का हो जाता है। ओके जैसे 230, 235, 240, काफ़ी लोग तो 245 को भी एंटर करते हैं। ओके तो चलते हैं 10-15 मिनट, कुछ लोग तो बीच में से चले जाते हैं, जैसे वो इंटरवल होता है ना। ओके बीच में इंटरमिशन हो गया तो चले गए, वापस आ जाते हैं। ओके तो बहुत ही सिंपल से होता है। जैसे यहाँ पे टेम्परेचर चेंज होता है, इंटेंसिटी चेंज हो जाएगा, तो मटेरियल का बिहेवियर जो है वो चेंज हो जाता है, और वही चीज वो यहाँ पे समझाते हैं। द लॉ स्टेट दैट far away from saturation, the susceptibility of a paramagnetic material is inversely proportional to absolute temperature, m proportional to h/t। और यहाँ पे बताता गए कि h/t एक लेवल के बाद h/t बढ़ाते जाओ पर मैग्नेटाइजेशन में कोई चेंज नहीं होगा, यानी वो सेचुरेशन पे आ जाएगा। जैसे कि कुछ कुछ लोग है वो मान लो कि 1 घंटे का लेक्चर हो तो इट्स मोर देन इनफ। मेरा एक फ्रेंड है वो फिजिक्स पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ओके उसके लाइव लेक्चर 2 घंटे के होते हैं, 2.5 घंटे के होते हैं, कभी कभार वो क्या बोलते हैं उसको मेगा लेक्चर 3 घंटे के होते हैं। ओके तो वो पढ़ाते हैं, लोग पढ़ते भी है, मज़ेदार चीज़ है। ओके और मैं पढ़ा नहीं सकता और मैं पढ़ाता भी नहीं हूँ, दोनों चीज़ें भी है। ओके तो यहाँ पे ऐसा बताया गया, इसके कॉन्टेक्स्ट में समझिए, तो इसमें ऐसा बताया गया कि h/t आप बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, यानी इंटेंसिटी चाहे कितना भी ज्यादा हो, टेम्परेचर आप कितना भी लो कर दो, पर एक लेवल के बाद अब मैग्नेटाइजेशन होने वाला नहीं है। दैट इज द बेसिक आइडिया ऑफ क्यूरीज लॉ। ओके जो मैं एग्जांपल देता हूँ एग्जांपल सबको समझ में आए ऐसा जरूरी नहीं है। ओके मैं तो वो बताता हूँ जो टेक्स्ट बुक में नहीं होता है, जो मुझे लगता है कि ये जो चीजें हम रोज अपनी लाइफ में देखते हैं वही सिचुएशन यहाँ पे परफेक्टली सेट होता है।
ऐसा मुझे लगता है, जरूरी नहीं आपको भी ऐसा लगे। अगर आपको ऐसा नहीं लगता है तो इट्स ओके, परफेक्टली फाइन, इसमें कोई गलती नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है। तो जैसा दिया है वैसे का वैसे याद रखने का, सिचुएशंस को साइड में रख देने का। मैग्नेटाइजेशन यानी मैग्नेटाइजेशन यानी मैग्नेटाइजेशन होता है, किसको मैग्नेटाइजेशन कहते हैं, जैसे इसमें दिया है ना वैसे का वैसा याद रख लेने का। ओके, मैं जैसा है वैसे का वैसा नहीं पढ़ा सकता हूँ, ताकि मुझे आजू बाजू से जो दिखता है वही मुझे यहाँ पे समझाने में मजा आता है। ओके, सो जस्ट सिंपल एस आइडिया, एच बढ़ाओ बड़ा टी कम करो, बाई टी यहाँ है। पर मैग्नेटाइजेशन एक लेवल के बाद आफ्टर सम सैचुरेशन वहां पे कोई चेंज होता नहीं है। ये आपको ये ग्राफ बहुत प्यार से समझाता है। एंड ग्राफ shows the variation of intensity of magnetization of a function of h of t beyond the saturation value ms. Curie law is not valid। मतलब एक लेवल के बाद क्यूरी लॉ जो है वो काम नहीं करेगा, कॉमन सेंस की बात है। ओके, इट्स समथिंग लाइक दैट कि काफ़ी लोग ऐसा कहते हैं कि मुझे फिजिक्स अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा केमिस्ट्री अच्छा है, मैथ्स मज़ेदार लगता है। अच्छी बात है, मैथ्स बहुत अच्छा लगता है तो 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे, हाँ हाँ पढ़ सकते कभी ट्राई करो 8 घंटे। ओके, रोज़ 8 8 घंटे पढ़ो, बहुत मज़ा आएगा। पर एक टाइम तो ऐसा आएगा कि नाउ यू फील बोर। हर एक चीज़ ये लॉ ही। ओके, काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि ये मूवी देखना ये वगैरह वगैरह अच्छा लगता है, तो हमने रिसेंटली एक्सपीरियंस कर लिया काफ़ी लोगों ने, स्पेशली दोज हु आर मोर इंटरेस्टेड। ओके, कि घर पे ही रहना है, यही कर सब करते रहना है, पर एक लेवल आ गया कि बस अब उससे ज़्यादा नहीं। ओके, तो हर एक चीज़ों में ये सेचुरेशन है वो, उसके बाद कोई लॉ काम करता नहीं है। क्या आता है, फेरोमैग्नेटिज्म, मज़ेदार चीज़ है। फेरोमैग्नेटिज्म ऐसा कहता है ऑन द बेसिस ऑफ ए डोमेन थियरी। सबसे पहले डोमेन मतलब क्या होता है, वैसे डोमेन एक काफ़ी कॉमन वर्ड है जो आप कंप्यूटर लैंग्वेज में भी उसका यूज़ करते हैं, वेबसाइट के लिए भी आप डोमेन वर्ड यूज़ करते हैं। ओके, डोमेन होस्टिंग ऐसा कुछ हम कहते हैं। अब देखो वर्ड ऐसा है तो कहीं ना कोई ना कोई तो मीनिंग ऐसा होगा ही होगा, बट हम यहाँ पे अपने अपने लेवल पे ट्राई करते हैं। How does Curie's law get modified for the ferromagnetic substance? That's the second question. तो सबसे पहली बात कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कौन कौन से है, तो कि अल्निको यानी एल्यूमिनियम निकल एंड कोबाल्ट, इन मटेरियल्स लाइक एफनिको यानी Fe iron nickel cobalt, the individual atoms are associated with the large magnetic moments। That's okay, informative point है, मतलब इसमें कोई जानने जैसा नहीं था, मटेरियल का एग्जांपल, मटेरियल का नाम दिया हुआ है। और एक लाइन में इसलिए बोल रहा हूँ ताकि हर एक लाइन से कुछ ना कुछ अगर मुझे मिले कि चलो इसमें कुछ बता सकते हैं तो मैं बताऊं, अदरवाइज ये सभी लाइन आप ही को पढ़नी है। जैसे वो 3 लाइन मैंने प्रॉपर्टीज की कहे थे, तो जो प्रॉपर्टी आपने लिखी है, आपने देख देख कर लिखी है, मैं यहाँ देख देख कर बोलने वाला। पर अगर कोई जगह पे कोई पॉइंट में ऐसा मुझे मिलेगा कि हाँ यार इसमें ये डिफरेंस है, हाँ इसको आप ऐसे समझ सकते हो, ओके, शायद आपने लिखते वक्त जो कंपैरिजन नहीं किया था वो यहाँ पे समझाते वक्त मैं आपको कंपैरिजन बता सकता हूँ कि देखो आपने डाया के लिए, पैरा के लिए, फेरो के लिए ये पॉइंट्स लिखे, तो डाया को यूनिफॉर्म में रखा तो कैसा, तो कैसे 2 पॉइंट थे, डाया पैरा दोनों में थे। नॉन यूनिफॉर्म में रखा तो उसमें भी 2 पॉइंट थे, तो आप सीधा याद रखिए यूनिफॉर्म में बिहेवियर कैसा, नॉन यूनिफॉर्म में बिहेवियर कैसा, उसके एग्जाम्पल्स याद रखिए। तीसरा, उसका परमियाबिलिटी, रिलेटिव परमियाबिलिटी वैक्यूम के रिस्पेक्ट में कैसा होता है या तो फेरो के रिस्पेक्ट में कैसा होता है। बस खत्म हो गई 4 पॉइंट यार। फिर भी 2 4 पॉइंट मिलेंगे जो आपको नहीं याद रखना होगा, फिर भी याद रह जाएंगे। तो दैट इज द डिफरेंस। यहाँ पे हम लाइन लाइन इसीलिए पढ़ते हैं ताकि यहाँ पे जरूरत होती है। फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, वहाँ पे काफ़ी कुछ ऐसा था। वैसे सिक्स्थ में, सेवेंथ में ऐसा काफ़ी कुछ आएगा जहाँ पे आपको अपने खुद के ही एफर्ट्स जो है वो डालने पड़ेंगे, या तो वहाँ पे हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो है वो समझने का ट्राई करेंगे। ओके, यहाँ पे ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन है, तो इन्फॉर्मेशन पढ़ना ही पड़ेगा, या तो मैं पढ़ूँ या तो आप पढ़ो। ओके, पर अभी लेक्चर मैं ले रहा हूँ इसलिए मैं पढ़ देता हूँ। अब देखो ये जो डोमेन वाली चीज़ है ना, वो डोमेन वाली चीज़ बहुत मज़ेदार है। डोमेन का यहाँ पे मतलब सिंपल सा इतना लेना है कि जो आयन है, निकल है, कोबाल्ट है, कुछ भी है, उसका जो एटॉमिक लेवल पे जो स्ट्रक्चर होता है, उस एटॉमिक लेवल के स्ट्रक्चर को यहाँ पे नाम दिया गया है डोमेन, और कुछ नहीं, बात नहीं है।
यहाँ पे एक और चीज है कि जैसे यहाँ पे जो एरो 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 आपको दिखा है ना, तो यहाँ पे लिखा है दीज एंड दीज आर द डोमेन्स, नॉट ओनली दीज एंड दिस, ऑल आर डोमेन्स। ओके, तो यहाँ पे उसने बताया द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ नेबरिंग एटम्स interact with each other and align themselves, ये जो पॉइंट है, align themselves spontaneously in a common directions over macroscopic region that is called domains. ओके, अभी शायद आप ऐसा कह सकते हैं, इसको आप एकदम अजू बाजू वाले वर्ड्स के साथ भी अगर आप कंपेयर करो ना तो मजेदार चीज बनी। मैग्नेटिक मोमेंट्स ऑफ नेबरिंग एटम्स इंटरेक्ट विथ ईच अदर। हम जैसे होते हैं ना, हमारे आजू बाजू में ऐसे कोई ना कोई लोग मिल ही जाते हैं। ओके, अगर कोई जगह पे कोई फंक्शन है या कोई सेमिनार है, ओके, वहां पे अगर 100 लोग है, दो चार जब एक दो बार ब्रेक भी होता है ना, लंच ब्रेक ऐसा कोई भी ब्रेक हो ना, तो कॉमन इंटरेस्ट वाले लोग आजू बाजू आ ही जाते हैं। अगर कोई ऐसा कहने वाला कि यार मजेदार था सेमिनार, मस्त मजा आया, तो उसके आजू बाजू में उसके 4-5 लोग ऐसे मिल ही जाते हैं कि हाँ यार जोरदार था, ये पॉइंट अच्छा था, वो पॉइंट अच्छा था। अगर मान लो कोई इंसान किसी से बात कर, बकवास यार कंटाड़ो आ गई, तो उसको भी ऐसे दो चार लोग मिल ही जाते हैं। तो यहाँ पे मटेरियल्स में भी ऐसा होता है। और मटेरियल्स में क्या होता है, तो कि जो एटम के बाजू में दूसरा एटम हो, तो वो यहाँ पे अपनी इफेक्ट से उसी को उसी डायरेक्शन में अलाइन कर देता है। और ऐसे एक दो साथ साथ अलाइन 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 होते जाए ना, उसको हम कहते हैं डोमेन्स, यानी वो एक प्रॉपर डायरेक्शन में अलाइन होता गया। सिंपल सी बात है कि ये यहाँ पे सभी रैंडम डायरेक्शंस वाले थे। जैसे रैंडम डायरेक्शंस वाले थे, अगर मान लो मैंने यहाँ पे ऐसा ट्राई किया, ध्यान से सुनिएगा, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है जिसमें कुछ समझा सकते हैं, कि मान लो हमने यहाँ पे करंट जो है वो कोई एक डायरेक्शन में दिया, यानी मैग्नेटिक फील्ड भी एक डायरेक्शन में था। अभी यहाँ पे ये जो सिचुएशन है वो लाइक ऐसे ही थी, ये सभी रैंडम रैंडम थी, पर कंटिन्यूअसली मैग्नेटिक फील्ड उसी डायरेक्शन में देने से ये 1 2 3 4 5 6 जितने भी है अलग अलग डायरेक्शन वाले, दे स्टार्ट टू अलाइन इन वन स्पेसिफिक डायरेक्शन। यानी ये वाले, ये वाले, ये वाले, ये वाले, ये सभी जो बॉर्डर वाले थे ना डायपोल मोमेंट्स, वो सभी अलाइन होते गए। तो ये वाला क्या करेगा, उसके बाजू वाले को मोटिवेट करेगा, चल तू भी वैसा हो जा। ये इसको मोटिवेट करेगा, तू भी ऐसा हो जा। ये उसको मोटिवेट करेगा। ऐसे करते 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 हर कोई अपने बाजू वाले को स्पेसिफिक डायरेक्शन में अलाइन करता जाएगा, और इस वजह से पूरा का पूरा पीस जो है उसके अंदर करंट सेम डायरेक्शंस में अलाइन हो जाएंगे। अब ये करंट लूप सेम डायरेक्शंस में अलाइन हो गए, तो दैट शोज कि ये जो है वो क्या देगा, तो कि ये हमें परफेक्टली एक ही डायरेक्शन वाला करंट लूप देगा, और उस वजह से हमें यहाँ पे परफेक्ट मैग्नेटिक फील्ड जो है वो देखने को मिल सकता है। दैट इज द बेसिक आइडिया। Each domain has a typical size of about 1 millimeter and contains 10 raised to 11 atoms. गूगल इंफॉर्मेशन हुई, 1 मिलीमीटर के अंदर 10 raised to 11 एटम्स। ये कुछ ज्यादा ही हो जाता है, फिर भी दिया है, दैट्स ओके, नो टेंशन। ईच डोमेन possesses a strong magnetic moment, मतलब हर छोटा 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 डोमेन जो है वो एक हर मिलीमीटर है, वो ट्राई करता है कि नहीं यार तू इस साइड आ जा, तू इस साइड आ जा। ओके, and in the absence of any external magnetic field, these domains are randomly distributed। बहुत स्ट्रांग है, कोई एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में अलाइन हो सकते हैं, या तो अपने आजू बाजू वाले को अलाइन कर सकते हैं। बट अफसोस, अगर एक्सटर्नल फील्ड नहीं है तो उसका कुछ नहीं हो सकता, बिकॉज इन द एब्सेंस ऑफ फील्ड दैट नेट मैग्नेटिक मोमेंट इज जीरो। कितने भी स्ट्रांग हो, पर कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं है, तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट है वो जीरो हो जाता है। आफ्टर दैट यहाँ पे ऐसा बताया, व्हेन अ फेरोमैग्नेटिक इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, तो पहला पॉइंट किसका था, तो के एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ना हो तो क्या। दूसरा पॉइंट किसका था, तो के फील्ड हो तो क्या।
एकदम स्टार्टिंग से देखे तो यहाँ पे डोमेन्स के लेवल पे था, तो डोमेन्स मतलब क्या होता है वो समझाने का ट्राई किया। डोमेन्स का साइज क्या होता है, उसके अंदर कितने आइटम्स आते हैं, तो डोमेन्स मतलब क्या, तो क्या एटॉमिक स्ट्रक्चर पे उसका जो नेबरिंग आइटम है वो ट्राई करता रहता है अपने आजू बाजू वाले को सेम मैग्नेटिक मोमेंट सेम डायरेक्शन में देने का ट्राई करे। ओके, ये सभी फिनोमेना, ये जो स्टोरीज हम बताते हैं उसको दिमाग में रखने का, जब भी ये पूछा जाता है तो अपने आप पता चल जाएगा। पर उससे पहले अगर आपने ये एक बार दो बार अगर लिखा है तो इफ इट्स रिक्वायर्ड तो आपको याद आ ही जाता है। When a ferromagnetic is placed in a magnetic field, the domains align themselves along the direction of the field leading to the strong magnet है, वो तो फिगर से मैंने बता दिया। ओके, ये देखो यहाँ पे ये वाला बी जीरो इक्वल टू जीरो है, मतलब कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो 1 2 3 4 ऐसा कुछ ना कुछ होगा। इसका इफेक्ट इसने कैंसिल किया, इसका इफेक्ट इसने कैंसिल किया, ओवरऑल कुछ नहीं हुआ। विक मैग्नेटिक फील्ड है तो इसने यहाँ अलाइन किया, तो थोड़ा बहुत ट्राई किया कि यार तू हो जा तू हो जा तू हो जा, कुछ कुछ हो गया कुछ कुछ रह गए हैं, पर फिर भी कहा मैग्नेटाइजेशन बाय ग्रोइंग ऑफ डोमेन, यानी धीरे 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 ये ट्राई कर रहा है तो धीरे 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 क्या हो जाए, आजू बाजू वाले को नेबरिंग आइटम्स को क्या कर सके, वो अलाइन कर सके। और जब स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हो तो क्या ही कहना, मतलब वो वहां पे क्या करेगा, तो स्ट्रॉन्गली उसको परफेक्टली वहां पे अलाइन करेगा। तो यहाँ पे कुछ बातें बताई, दैट इज व्हाई द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट्स, उसके अंदर वो पॉसिबिलिटी है। ओके, सीधा क्लिक करो दिमाग में क्लिक हो जाए, ऐसे भी तो स्टूडेंट्स होते हैं, उसको हम कहते हैं फेरोमैग्नेटिक वाले। ओके, तो ऑलरेडी उसका दिमाग जो है वो अलाइंड ही होता है, उसको स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की ही जरूरत होती है। तो यहाँ पे बताया द अलाइनमेंट ऑफ अ डोमेन्स में अकर इन आइदर द फॉलोइंग टू वेज, कैसे कैसे हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ बाउंड्रीज ऑफ डोमेन्स, ये मजेदार चीज थी। इट इज समथिंग लाइक दैट कि वैसे हम हमारे देश में काफी सारी जगह पे ये तो ऑलरेडी यूनिवर्सल प्रॉब्लम दैट वी कॉल्ड एज ए, क्या बोलते हैं वो, भ्रष्टाचार, करप्शन। ओके, किसी को कुछ ऐसा करना है ना, तो हमने ऐसा मूवीज वगैरह में देखा हुआ है, हमें बेसिक आइडिया है कि कोई बड़ी कंपनी में कोई बड़ा काम करवाना है तो जो बड़ा ऑफिसर है वो तो किसी से मिलता ही नहीं है। अगर कहीं से काम निकलवाना है, किसी को पटाना है, तो शुरुआत वो पीयून से ही करनी पड़ती है, ताकि वही आता जाता रहता है, उसी को सब बातें पता होती है। ओके, सो दैट इज ऑन द बाउंड्री। अगर उसको अपने फेवर में ले लिया तो उसको पता है कि कौन सा ऑफिसर हमारे साथ आ सकता है, मतलब धीरे धीरे करते करते करते, धीरे धीरे करते 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 हर किसी को आप एक डायरेक्शन में अलाइन कर सकते हो। यहाँ पे भी बस ऐसा ही परफेक्ट एक्सप्लेनेशन देने का ट्राई किया। इट इज अबाउट द बाउंड्रीज ऑफ डोमेन। व्हेन द एक्सटर्नल फील्ड बी जीरो इज वीक, अगर मैग्नेटिक फील्ड वीक है, the domains are aligned in the direction of B0 and grow in a size while those oppositely directed decreases in the size। मतलब क्या, कितना मजेदार यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, अगर आप उसी बात को समझ सको तो। मैग्नेटिक फील्ड तो बेचारा वीक है, तो उसने क्या किया, बाउंड्री को पकड़ा, बाउंड्री में से एक को बोला तू इस साइड हो जा, जस्ट उसने बाजू वाले को कन्विंस किया तू भी इस साइड हो जा। ऐसे करते 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 पूरा बाउंड्री वो कवर करते गए। अब हुआ क्या, क्योंकि जो जो बाउंड्री कवर होता गया वहां पे मैग्नेटिक फील्ड उसी डायरेक्शन में होते गए, और उसका अपोज करने वाले डोमेन्स धीरे 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 कैसे होने लगे, कम होने लगे। मतलब मैग्नेटिक फील्ड वीक था, फिर भी बाउंड्रीज पे फोकस किया तो मटेरियल का मैग्नेटाइजेशन है तो धीरे 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 ग्रो करने लगा। दूसरा, बाय रोटेशन ऑफ डोमेन्स। रोटेशन ऑफ डोमेन्स कब काम करेगा, तो कि जब ये वीक था तब काम करता था। व्हेन एक्सटर्नल B0 is strong, the domains rotate till their magnetic moments get aligned in the direction of B0। मतलब क्या, तो कि अगर मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा सा वीक है तो बाउंड्रीज को पकड़िए। ओके, इट इज समथिंग लाइक दैट कि अगर आपको कुछ काम निकलवाना है
तो धीरे धीरे वो हो सकता है, आजू बाजू वाले को धीरे 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 अलाइन करते करते हो सके, काम हो जाएगा, बट इट विल टेक अ लिटिल टाइम। ओके, अगर आपको कोई नहीं पहचानता है और ये बाबू वाली आप मीन्स आइडिया लगाना चाहते हैं, वैसे वो गलत नहीं करना चाहिए, फिर भी हमारे कहने से क्या होता है। ओके, अगर हम ना करें तो बात अलग है, बट जनरली दिस इज द ट्रेंड, दिस इज द फंडा, दिस इज द आइडिया कि मैग्नेटिक फील्ड है इसलिए बाउंड्रीज को पकड़ते हैं, अदरवाइज यहाँ पे वो करना पड़ता है। पर अगर मैग्नेटिक फील्ड ही वीक हो तो ऐसा, पर वही स्ट्रांग हो तो क्या, इट इज समथिंग लाइक दैट कि जो ऊपर टॉप पे जो ऑफिसर बैठे है वही सोचता है कि नहीं पूरा ऑफिस ही ऐसा होना चाहिए, बकवास। अगर ऊपर वाला ही ऐसा है तो पूरी ऑफिस को बिगड़ने से कोई नहीं रोक सकता। क्यों? तो कि उस वाले ने ही सोच लिया था कि उसका ही खुद का फील्ड जो है वो स्ट्रांग है। इट्स कॉल्ड बाय रोटेशन। तो दो चीजें, बाय बाउंड्री, बाय रोटेशन। सिंपल तरीके से लेक्चर खत्म होने के बाद एक दो बार लिखने का, पता चल जाएगा, परफेक्टली दिमाग में सेट हो जाएगा। यहाँ पे बताया किया कि सिंपल इज राइट, जैसे कहा कि पैरा और फेरो दोनों में ऐसी पॉसिबिलिटी है कि वो अट्रैक्ट हो रहा है। पैरा ऐसा है जो वीकली अट्रैक्ट हो रहा है, फेरो ऐसा है जो स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है, पर दोनों में पॉसिबिलिटी तो है मैग्नेट वाली। तो यहाँ पे टेम्परेचर का रिलेशन था, एच का रिलेशन था, तो यहाँ पे बताया व्हेन फेरोमैग्नेटिक सैंपल इज हीटेड, अगर हमने टेम्परेचर दिया, इट्स मैग्नेटाइजेशन डिक्रीजेस, ऑफ कोर्स टेम्परेचर इंक्रीजेस, मैग्नेटाइजेशन डिक्रीजेस ड्यू टू द इंक्रीज इन द रैंडमनेस ऑफ द डोमेन्स। मतलब इधर उधर भागेंगे, टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो मैग्नेटाइजेशन थोड़ा सा कम होगा। सफिशिएंटली हाई टेम्परेचर, डोमेन स्ट्रक्चर disintegrate and ferromagnetic substance becomes paramagnetic। मतलब फेरो जो स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता था वो पैरा में कन्वर्ट हो जाएगा। The temperature at which a ferromagnetic substance becomes paramagnetic is called the temperature of a Curie point। मतलब एक ऐसा टेम्परेचर का पॉइंट आया जहाँ पे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो है वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है। और उसी के लिए यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मूला दिया, दैट काई एम इज इक्वल्स टू सी डैश अपॉन टी माइनस टी सी। और यहाँ पे बताया है सी डैश इज ए कांस्टेंट, द मॉडिफाइड law for a ferromagnetic material above the Curie temperature, it is known as Curie-Weiss law। ये भी दूसरे सेंटेंस थे इस वजह से। This law states that the susceptibility of ferromagnetic substance above its Curie temperature is inversely proportional to the excess of temperature above the Curie temperature। ओके, आइडिया बहुत ही सिंपल सा लेना था। पैरामैग्नेट के केस में क्यूरी लॉ समझा, टेम्परेचर कम रखो तो अच्छी बात है। ओके, इंटेंसिटी मैग्नेटाइजेशन अच्छा दे सकता है, पर यहाँ पे क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मटेरियल का मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है। तो मैग्नेटिक फील्ड का ऑलरेडी उसका इंटेंसिटी ज्यादा है, मैग्नेटाइजेशन ज्यादा हो चुका है, तो यहाँ टेम्परेचर कम नहीं करना है, यहाँ टेम्परेचर बढ़ाते जाना। तो एक सेचुरेशन वाला टेम्परेचर आएगा और उसके बाद यहाँ पे हमारा काम जो है वो हम फेरो मटेरियल को पैरामैग्नेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट इज द बेसिक आइडिया। ओके, उसके बाद ये जो 20 नंबर का क्वेश्चन था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 20, 21 और 23, 22 छोटा था वो नहीं दिया था, बट 20, 21 और 23 आई थिंक होमवर्क में आपको दिए गए थे। ओके, तो उसको मैं फटाफट फटाफट, वैसे मैंने बताया था एक में 6, 7, 8 पॉइंट है, कुछ किसी में 8 या 9 पॉइंट है। तो यहाँ पे मैं आपको सीक्वेंस बताता हूँ, आपको कौन कौन से नंबर्स पहले याद रखने चाहिए। ओके, वैसे 1, 2, 3, 4 दिया हुआ है, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये 4 पॉइंट आप पहली कैटेगरी में रखो, पहले ये 4 पॉइंट आप याद रखो, बाकी के लिखो ना लिखो दैट्स ओके, चलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट, क्योंकि देखो पूरे क्वेश्चन में 3 फिगर आई, तीनों फिगर को हाईलाइट करो, 2 जगह पे कोई फॉर्मूला आए उसको हाईलाइट करो, बस हो गए। तो ये क्या है, कहना किस दर से याद रखिए। देख,
When a rod of dielectric material placed in a magnetic field, poles are induced on its direction opposite to that of the other inducing field. That's okay. उसमें से कुछ काम का मुझे नहीं लगा. So the line of force preferred to pass through a surrounded air than to pass the material itself. That's the line of force get expelled or repelled as shown in this figure. तो उसी लाइन को वैसे यहाँ पे भी थोड़ा दिया हुआ है, पर उस लाइन को थोड़ा आप अपने हिसाब से मॉडिफाई करो. जैसे कि we can see that when dia material placed in a uniform magnetic field, आप ऐसा बता सकते हैं. इसी पॉइंट के लिए नोट डाउन करना हो तो पैरेलल साइड में हल्का सा लिख देने का. when diamagnetic material placed in a uniform magnetic field, that magnetic field lines expelled out, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डायमैग्नेटिक मटेरियल में से पास नहीं होती है. I repeat, when diamagnetic material placed in uniform magnetic field field lines expel out. या तो ऐसा कह सकते हैं, magnetic field lines cannot penetrate through the magnet. सिंपल सा लैंग्वेज यूज कर सकते हैं. When you place diamagnetic material in the presence of uniform magnetic field, then magnetic field lines cannot pass through the diamagnetic material. Okay, वो भी लैंग्वेज चलेगा. They cannot penetrate, वो भी चलेगा. Expel out, वो भी चलेगा. The magnetic induction B inside the material becomes less than the magnetizing field. The reduction is very small, about 1 part in 10⁵. It's okay. ये गूगल इन्फॉर्मेशन है, याद रखनी हो तो रखो, नहीं रखनी तो इट्स ओके. वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या याद रखना है. ये लाइन आपको 2 मार्क देगा, 1 मार्क देगा, आधा मार्क देगा, तो कि ये कुछ मार्क नहीं देगा. ये सिर्फ बस दिया है. मार्क क्या देगा तो कि फिगर ड्रॉ किया, फिगर से एक आइडिया निकाला, यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस दिख रही है, उसको रखो. डाया में से पास नहीं होगी. डाया में से पास नहीं होगी तो पैरा के लिए वर्ड बन गया कि पैरामैग्नेटिक रखूंगा तो उसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होगी. कैन नॉट पेनिट्रेट इन द केस ऑफ डाया, देन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पेनिट्रेट इन द केस ऑफ पैरा. तो डाया के साथ पैरा की एक लाइन फ्री में मिल गई. ओके, वो यूनिफॉर्म था तो दूसरी लाइन आपका काम कर गई. नॉन यूनिफॉर्म का आया तो नॉन यूनिफॉर्म पैरा का हो सकता है, तो नॉन यूनिफॉर्म डाया का भी तो हो सकता है. डाया का हो सकता है तो पैरा का भी तो हो सकता है. तो 2 पॉइंट मिल गए. बिहेवियर ऑफ मटेरियल व्हेन प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, uniform magnetic field and non-uniform magnetic field. Uniform magnetic field, dia cannot penetrate, para can penetrate. Non-uniform, diamagnetic substance move from stronger to weaker, दूर भागता है तो पैरा क्या आएगा, it moves from weaker to stronger. हो गई 2 लाइन क्लियर. तो यहाँ मेरे हिसाब से पहला पॉइंट काफी बड़ा पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है. तो यहाँ पे आप ऐसा कह सकते हैं, दैट लाइन ऑफ फोर्स गेट एक्सपेल्ड, बस, और रिपेल्ड. ये 1 2 3 4 5 6 लाइन है ना, उसमें से इतना पॉइंट काम का है. फिगर ड्रॉ करो और इसको प्रॉपरली लिखो. काफी लोग क्या करते हैं, सर ने बोला था बस ये लाइन काम, द लाइन ऑफ फोर्स गेट एक्सपेल्ड. अरे लिख तो सही भाई, कब ऐसा होगा, किस में ऐसा होगा. तो क्या लिखा है डायमैग्नेट है, कब ऐसा होगा, वो बस फिगर में दिखा है ना कब ऐसा होगा. ऐसे नहीं चलता है, परफेक्टली प्रॉपरली बताना पड़ता है. ओके, जैसे बहुत सिंपल सी बात होती है. वैसे आप काफ़ी बड़े हो चुके हो. ओके, हमने कोई पार्टी दिया, किसी को गेस्ट को इनवाइट किया. ओके, घर पे गेस्ट आते हैं तो हम बहुत अच्छी तरह से बात करते हैं. ओके, गेस्ट आते हैं, पार्टी दिया है तो हम हर एक को अटेंड करते हैं, बोलते हैं लीजिएगा, खाइएगा, ये लिया कि नहीं लिया, बताइएगा कैसा लगा. क्या हम ऐसा मान लेते हैं, इनविटेशन दिया, हम घर में कोने में बैठे क्यों, આવશે તો ખાયા જ લેશે ને, ખાવા તો આવ્યા છે, ખાય ભાડ્યું એમ બસ આવી ગયા ખાવા માટે. हम ऐसा नहीं बिहेव करते हैं. ओके, उसी तरह से यहाँ पे जब कोई क्वेश्चन पूछता है तो ऐसा नहीं ये तो लखी ना जन लखू है, मैंने तो लिख दिया, आपको जो समझना है वो समझो, ऐसा नहीं होता है. तो हर जगह पे समझाने का एक तरीका
और आपका एक लिखने का तरीका होना चाहिए। ओके, जैसे यहाँ पे आपको बताना पड़ता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डायामैग्नेटिक मटेरियल को रखो तो वहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रिपेल करेगा, एक्सपेल आउट करेगा, पेनिट्रेट नहीं करेगा, कोई भी वर्ड यूज करो। नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा, तो कि वो स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड से वीकर मैग्नेटिक फील्ड की ओर जाएगा। तीसरा पॉइंट, rod of diamagnetic material suspended freely in uniform magnetic field, it aligns perpendicular to the magnetizing field। ये कंफ्यूज करता हो, अच्छा नहीं लगता हो तो स्किप कर दो, तीसरे पॉइंट को जरूरी नहीं है। फोर्थ पॉइंट, diamagnetic substance develop a weak magnetization in the opposite direction of magnetizing field। Susceptibility of diamagnetic material is small and negative। yes, क्या मिला, तो कि काई एम के बारे में कुछ मिला। काई एम डायामैग्नेट का स्मॉल और नेगेटिव होता है। फॉर बिस्मत, बिस्मत का कुछ भी हो, नहीं लिखने की जरूरत है भाई, बता दिया ना कैसा होता है, तो कि छोटा होता है और नेगेटिव होता है। ओके, तो बस वहां पे खत्म हो गई बात। और वो याद रखा तो सीधा इसके बारे में भी पता चल गया, क्यों, तो कि काई एम नेगेटिव है, 1 - समथिंग करो तो म्यूअर कैसा होगा, तो कि म्यूअर भी कम होगा। देखो, रिलेटिव परमेबिलिटी इज पॉजिटिव बट लेस देन 1, यानी कम हुआ, तो कि हाँ कम हुआ, क्यों, तो कि काइम ऑलरेडी कम था, काइम ऑलरेडी कम था तो काइम +1 किया तो वो भी कुछ ज्यादा नहीं होगा। तो 2 + 2 4 पॉइंट क्लियर। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कैसा, नॉन यूनिफॉर्म में कैसा, उसका काइम कैसा और उसका म्यू आर कैसा, 4 पॉइंट हो गए, 2 मार्क आपकी जेब में आ गए। दिस इज द डायरेक्ट, सीधा सीधा पॉइंट। ये 4 पॉइंट याद रखिए। उसके अलावा अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कि susceptibility of magnetic substance is independent of the magnetizing field and the temperature ration in figure, लिखना है लिख दिया, ड्रॉ करना है कर दिया। मैग्नेटाइजेशन ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस लास्ट सो लॉन्ग एज द मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड, ओके, लिखना हो लिख दिया, याद रखना हो रख लिया, जरूरी नहीं है। 4, यूनिफॉर्म में कैसा, नॉन यूनिफॉर्म में कैसा, काइम कैसा, म्यूअर कैसा, खत्म हो गई बात। वही 4 पॉइंट ढूंढो इसमें। ओके, वैसे ये अलग क्वेश्चन है, ब्रीफली डिस्क्राइब द डायमैग्नेटिज्म इन द सुपर कंडक्टिंग मेटल्स। ओके, ये अलग क्वेश्चन था। 21 जो था वो शायद नहीं दिया था मैंने। तो 21 जो है उसको यहाँ पे एक इफेक्ट कहा जाता है, जो शायद यहाँ पे नाम दिया होगा, यस, दैट्स कॉल्ड एज अ मैस्नर इफेक्ट। ओके, मैस्नर इफेक्ट है, इट्स एप्लीकेबल फॉर सुपर कंडक्टिंग मेटल्स, कंडक्टर, इंसुलेटर। उसके बाद आया सेमी कंडक्टर, शायद आपने पढ़ा पी ब्लॉक केमिस्ट्री में पढ़ा, सिलिकॉन, जर्मेनियम, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस शायद आपने पढ़ा। अब आता है सुपर कंडक्टर, मैन, सुपरमैन, लाइक दिस। ओके, तो नॉट लाइक दिस परफेक्टली, बट जस्ट कहने के लिए। कंडक्टर एंड सुपर कंडक्टर, कंडक्टर क्या है, कैसा है, कि विच कैन पास करंट इजीली, विच हैव लेस रेजिस्टेंस, पर रेजिस्टेंस तो होता ही है। तो सुपर कंडक्टर कैसा, जिसका रेजिस्टेंस 0। आया है मजेदार बात, कोई रेजिस्टेंस ही नहीं, तो क्या नहीं, तो करंट, कि करंट दमादम जोरदार, ऐसा हो सकता है क्या, हो तो नहीं सकता है, करना पड़ता है। ओके, थोड़ा डिफिकल्ट है, कैसे, कब, क्योंकि यहाँ पे इतना डिटेलिंग नहीं दिया है। ओके, वैसे किसी के पास अगर गुजरात बोर्ड का टेक्स्ट बुक हो और ज्यादा देखना हो तो शायद नेट पे आपको मिल जाएगा। सुपर कंडक्टर मटेरियल जो है वो काफी टाइम पहले से काम उसके ऊपर चल रहा है। अगर सुपर कंडक्टर मिल जाए तो बात मजेदार हो जाए, हीट लॉस कम होगा, बिकॉज H=I²RT चैप्टर 3 में पढ़ा है। ओके, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। पर यहाँ पे ओके, प्रॉब्लम ये होता है कि 1 रुपया बचाने के चक्कर में 10 रुपए गंवाने पड़ते हैं। मतलब क्या, तो कि थोड़ा सा फायदा देखने के लिए लॉस ज्यादा होता है। क्यों, क्योंकि अभी ये सुपर कंडक्टर वाला जो स्टेज है ना, वो भी अचीव नहीं हो पाया है।
ओके, वो बहुत ही लो टेम्परेचर पे मिलता है, और अभी लेटेस्ट के हिसाब से कुछ -160 डिग्री पे मिल रहा है, और -160 डिग्री नॉर्मल लाइफ में तो कहीं पॉसिबल होता नहीं है। पर पहले वो बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर पे मिलता था, उससे तो बढ़ते 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 हम काफी हद तक अच्छा काम कर चुके हैं। पर इतना ज्यादा नहीं समझना है, दोज हु आर इंटरेस्टेड दे कैन गूगल इट, उसको मिल सकता है। यहाँ पे बहुत सिंपल सी बात बताई, when a matter is cooled to a temperature below its critical temperature in a magnetic field, it attains both superconductivity and perfect diamagnetism. Superconductivity, the below its critical temperature, यहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, पर इसका क्रिटिकल टेम्परेचर होता है 2.3 केल्विन या तो 3.4 केल्विन। 3.4 केल्विन अगर सही सुना हो तो। ओके, वैसे आपको इतना तो नॉलेज होता ही है, 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन होता है, अगर याद हो तो। अब आइडिया लगाइए कि अगर मैं कहता हूँ क्रिटिकल टेम्परेचर 4 केल्विन है और लिखा है कूल्ड टू अ टेम्परेचर बिलो इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर मैं कहता हूँ ज्यादा चलो 10 केल्विन, नहीं होता, उससे भी कम होता है, 4.5 या 4.3 केल्विन है। 10 केल्विन यानी कितना? अगर आपका मैथ्स अच्छा है तो सिर्फ कैलकुलेट करके देखिए। एंड लोअर देन दैट, तो इतना टेम्परेचर लो जनरली होता नहीं है, करना पड़ता है, और वो करने के लिए ज्यादा एनर्जी इन्वेस्ट करना पड़ता है, इसलिए अभी ऐसा कहा जाता है। ओके, पेनी वाइज पाउंड फुलिश, यानी वो पाउंड यानी वो उस लैंग्वेज में बताया है, उसको सिंपल वे में मैंने आपको समझाने का ट्राई किया कि 1 रुपया बचाने के चक्कर में 10 रुपया वेस्ट करना पड़ता है, ये उसके जैसी बात हुई। The magnetic line of force get completely expelled from it and repels a magnetic field for this material chi-m is equals to -1 and mu r equal to 0। तो आपको कितना याद रखने का मैसनर इफेक्ट के लिए? इफ टेम्परेचर इज लोअर देन द क्रिटिकल, कितना उतना, कितना क्रिटिकल है तो इट्स ओके छोड़ो, बट लोअर देन दैट क्रिटिकल क्या होगा, तो कि पूरा डायामैग्नेटिज्म हो जाएगा, सुपर कंडक्टर बन जाएगा, उसका काईएम -1 होगा, उसका म्यू आर 0 हो जाएगा, और इसको मैसनर इफेक्ट कहा जाएगा। बात को खत्म करो। The effect form the basis of the running magnetically alleviated superfast train that is called maglev trains। ओके, मैगलेव ट्रेन्स, जहाँ पे ऐसा समझाया गया है कि वो सुपर फास्ट ट्रेन होती है, वो ट्रैक पे नहीं चलता है, ट्रैक से ऊपर चलता है, ताकि वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होता है। अगेन यू कैन गूगल इट, ताकि डिटेल में यहाँ पे दिया नहीं है तो डिटेल डिस्कशन में नहीं करूँगा। ओके, बाकी दोज हु आर इंटरेस्टेड दे कैन ट्राई फॉर द गूगल, उसमें जा सकते हैं। देखो अब आई पैरामैग्नेट की प्रॉपर्टीज, 4 पॉइंट बताए, कौन कौन सा? यूनिफॉर्म में कैसा, नॉन यूनिफॉर्म में कैसा, काईएम कैसा, और म्यू आर कैसा। डाया का काईएम, डाया का म्यू आर याद है, डाया का बिहेवियर याद है, तो पैरा का उससे उल्टा है, बस याद रह जाएगा। देखो, व्हेन अ रॉड ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल प्लेस्ड इन, वैसे देखो यहाँ पे तो सब कुछ बड़ी 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 लाइन देनी पड़ती है, स्ट्रेच करके बताना पड़ता है, ताकि ये नोट्स है, दिमाग आपको लगाना है कि आपको उसको कैसे याद रखना है। कहना ये चाहता है, when rod paramagnetic motor line of force prefer to pass through it, the line of force gets slightly more concentrated inside the material in salt। okay, in figure magnetic field कैसा है? यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रखोगे तो क्या होगा? ओके, स्लाइटली कॉन्सेंट्रेटेड इनसाइड द मटेरियल, मतलब वहां पे मैग्नेटिक फील्ड एक्सपेल आउट होता था, यहाँ पे उसमें से पास होके जाएगा। When you take a paramagnetic material placed in a uniform magnetic field lines penetrate through the paramagnetic material। ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेटमेंट। ओके, मैंने जो स्टेटमेंट दिया वो टेक्स्ट बुक में या नोट्स में ऐसा नहीं होता है, इट कम्स विद द अंडरस्टैंडिंग। तो आपके लिए भी यही काम का है, अपना अंडरस्टैंडिंग डेवलप करिए और उसी के हिसाब से आप अप्लाई करिए, चलेगा। ओके, दूसरा, प्लेस्ड इन ए नॉन यूनिफॉर्म, तो वहां नॉन यूनिफॉर्म में क्या था?
तो कि यार वो रिपेल करता था, मतलब स्ट्रॉन्ग में रखूं तो भी वीक की ओर भागता था। ये तो कि ये मजेदार है, कहाँ रखेंगे तो कि वीक में, तो कहाँ जाएगा, स्ट्रॉन्गर। मूव फ्रॉम वीकर टू स्ट्रॉन्गर, यूनिफॉर्म में फील्ड लाइंस पास होगी, नॉन यूनिफॉर्म में वीकर टू स्ट्रॉन्गर जाएगा। हो गए 2 पॉइंट। तीसरा, ये वहां पे अलाइन परपेंडिकुलर था ना, तो ये पैरेलल हो जाएगा, पर ये नहीं याद रखना हो, ताकि वहां पे फिगर भी तो ड्रॉ करना पड़ेगा, और 2 मार्क के लिए इंसान बेचारा कितना लिखे, कितना याद रखे। तो सीधा susceptibility has small but positive, वहां पे था small but negative, यहाँ पे है small but positive। तो relative permeability have a value slightly greater than 1, वहां less than 1 था, ऐसा कुछ कहा था। okay, slightly greater than 1, and the magnetic susceptibility of paramagnetic material, it's okay। 4 पॉइंट हो गए ना, बाकी के क्यों पढ़ रहे हो, क्यों याद रख रहे हो। फिर भी अपने को ये क्वेश्चन, ये पॉइंट काम में आ सकता है, ताकि उसमें से ग्राफ बना, ऊपर वाले में भी ग्राफ बना था, तो एज ए प्रॉपर्टी नहीं याद रखना है, पर एमसीक्यू के लिए काम में आ सकता है। वहां पे काइएम स्ट्रेट लाइन दिखाता था, यहाँ पे काइएम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी इनवर्स स्क्वायर, सॉरी इनवर्स लॉ फॉलो करेगा, यानी C इज ए कांस्टेंट एंड कॉल्ड द क्यूरिक कांस्टेंट इन इक्वेशन नोन एज क्यूरीज लॉ। यानी क्यूरीज लॉ के लिए ग्राफ जो है वो अपने लिए एक 1 मार्क का क्वेश्चन है, वो फॉर्म हो सकता है। As soon as magnetic field is removed, paramagnetic substance lose its magnetism, यानी उसका लास्ट पॉइंट ऐसा था, डायमैग्नेट में मैग्नेटिज्म थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग रहता है, पैरा में लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहता है। फेरो में, फेरो तो गजब चीज है यार, एक बार दे दिया मैग्नेट है तो बस वो तो पकड़ के बैठता है। जैसा पैरा वैसा ही थोड़ा बहुत फेरो। तो देखो, पैरा में ऐसा था, यूनिफॉर्म में पास हो रही थी, तो इसमें भी ऐसा ही होगा। Placed in action of magnetic field, ferromagnetic material develop a strong magnetization, वहां पे वो वीकली रिपेल, पैरा वीकली अट्रैक्ट, ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट। पर पहले पॉइंट को इग्नोर करो। यूनिफॉर्म फील्ड में रखा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, द लाइन ऑफ फोर्स कंसंट्रेट ग्रेटली इनटू द मटेरियल, यानी फिर से सेम टू सेम पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होगी। प्लेस्ड इन ए नॉन यूनिफॉर्म, वीकर टू स्ट्रॉन्गर, सेम टू सेम रिपीट, यानी फायदा हो सकता है। पैरा याद रखो, उसके साथ फेरो का लाइन फ्री में मिल गया। इसमें भी ऐसा, इसमें भी पैरेलल, उसमें भी पैरेलल, पैरा भी पैरेलल और फेरो भी पैरेलल। नाउ ये थोड़े अलग बने, ताकि अब आता है ससेप्टिबिलिटी और परमिएबिलिटी। द ससेप्टिबिलिटी ऑफ मटेरियल हैज अ लार्ज पॉजिटिव वैल्यू, देन दिस मटेरियल हैव अ लार्ज पॉजिटिव वैल्यू ऑफ म्यू आर, दोनों लार्ज लार्ज, काईएम भी लार्ज, म्यू आर भी लार्ज, खत्म हो गई बात। ये पॉइंट ऐसा था, the intensity of magnetization proportional to H, smaller value, for moderate value of H that increases rapidly. Okay, H that AD increases rapidly and the finally attains a constant value of large H. Okay, अब यहाँ पे ये AD नहीं है। Okay, for moderate value of H, okay, ऐसा समझिएगा यहाँ पे, I just find it कि for moderate value of H increases rapidly, क्या क्या बढ़ता है, क्योंकि जो उसका मैग्नेटाइजेशन है वो रैपिडली बढ़ता है। फॉर लार्ज एज दिस इंडिकेट द अटेनमेंट ऑफ द सैचुरेशन स्टेज ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो ये पूरा का पूरा इतना बड़ा पॉइंट है, उसमें से अपने को क्या मिला, तो क्या एम प्रोपोर्शनल टू एच था, तो क्या हाँ, जैसे जैसे मॉडरेट वैल्यू पे एच आएगा तो उसका जो वैल्यू है वो रैपिडली बढ़ सकता है, एंड फाइनली अटेन्स अ कांस्टेंट वैल्यू फॉर लार्ज एच। यानी क्या, तो कि मॉडरेट लेवल पे एच रखा है, वहां पे वो धीरे 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 मैग्नेटाइजेशन बढ़ेगा और बढ़ते 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 वो एक लार्ज वैल्यू तक जाएगा। पर ये उसकी प्रॉपर्टी में लिखने की बजाय, याद रखने की बजाय, इसमें से कोई एमसीक्यू शायद नहीं बन सकता है, तो मारो गोली, क्यों याद रखने का। जो काम में आता है वही पॉइंट को याद रखने की ट्राई करिए, सिंपलेस्ट आइडिया अपना तो है। Certain temperature called the Curie point, susceptibility suddenly falls, ferromagnetic substance becomes paramagnetic, लाइन कोई काम की नहीं बनी।
Ferromagnetic substance retains magnetism even after the magnetizing field is removed. मतलब ये भी लॉन्ग लास्टिंग रहेगा और फेरोमैग्नेट है वही बनते हैं एक्चुअल में परमानेंट मैग्नेट्स। सिंपल सी बात। चलो आफ्टर दिस अब ये यहाँ पे एक अलग फिनोमिना हमें डिस्कस करनी है। तो देखिए यहाँ पे एक फिनोमेना है, द एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ हिस्टेरेसिस इन द मैग्नेटिक मटेरियल, what is the significance of the area of hysteresis loop and state the practical importance of hysteresis loop। वैसे इसके लिए हमें यहाँ पे एक छोटा सा आइडिया डेवलप करना पड़ेगा। तो देखिएगा यहाँ पे हिस्टेरेसिस लूप कैसे काम करता है, मजेदार पॉइंट है। हिस्टेरेसिस जो है वो एक्चुअल में एक ग्राफ है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस मैग्नेटिक इंटेंसिटी का ग्राफ है वो बनाया गया है। तो यहाँ पे देखना ऐसा है कि ये एक एक्स वाई डायरेक्शंस का रिप्रेजेंटेशन है, जहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ मैग्नेटिक इंटेंसिटी है। शायद आपको याद होगा इसको स्मॉल एन आई ऐसा कहा जा सकता है। ओके, नंबर ऑफ टर्न्स करंट या तो नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट पर यूनिट लेंथ, जिसको मैग्नेटिक इंटेंसिटी कहते थे। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा कि जब कोई करंट ही नहीं है, अपने एक सॉलिड, ये जो एक्चुअल में फिनोमेना है ना उसमें ऐसा किया गया है कि मान लो हमें फेरामैग्नेटिक मटेरियल की देख, तो पॉइंट ऐसा था कि अगर मान लो हमने एक सॉलिनॉइड लिया, उसके अंदर एक हमने बार रखा, ओके, जो मैग्नेट बन सकता है, वाइंडिंग किया हुआ था इसलिए सॉलिनॉइड था, करंट पास किया, जैसे करंट पास किया तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो यहाँ से पास होगी, इस मटेरियल में से पास होगी। अब यहाँ पे करंट क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज होगा, उसके हिसाब से साउथ पोल नॉर्थ पोल बनेगा और उसके हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी। तो ये जो अंदर का मटेरियल था उसके ऊपर भी उसका इफेक्ट होगा, उसके जो डायपोल्स है वो भी अलाइन होंगे और वो भी मटेरियल बनने का ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे ऐसा समझाया गया कि जब कोई करंट ही नहीं तो कोई मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं। धीरे 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 करंट बढ़ता गया तो मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। यानी यहाँ एक लेवल तक उसने एक पॉइंट बताया कि जैसे जैसे करंट बढ़ा, मैग्नेटिक फील्ड है वो इस पाथ को लेकर बढ़ता जाएगा। ऐसे एक रैंडम सा शेप दिया।
इस पॉइंट को यहाँ पे कहा जाएगा कि ये मैग्नेटिक फील्ड एक सेचुरेशन लेवल पे था, कि यहाँ पे मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपको मिल रहा था। यानी हम यहाँ से यहाँ गए, ओ से लेकर ए तक गए। अब क्या करते गए, तो कि ये जो करंट फ्लो कर रहा था ना एक डायरेक्शन में, हमने उसकी करंट की डायरेक्शन रिवर्स की, उल्टी की। यानी मान लो जो पहले ये साउथ पोल था, अब ये नॉर्थ पोल बना, अब ये साउथ पोल बना, तो ये जो अंदर मैग्नेटिक फील्ड पास हुए थे वो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी। यानी अंदर का ये जो बार था वो मैग्नेट बन चुका था, मजेदार बन चुका था, मैग्नेटिक फील्ड आ चुका था। पर हमें उस मटेरियल का बिहेवियर चेक करना था, इसलिए हम करंट कम करते गए, धीरे धीरे कम करते 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 करते, अभी सॉरी एक सेकेंड, हाँ माय मिस्टेक, डायरेक्शन अभी चेंज नहीं किया, अभी तो सिर्फ हम करंट को कम कर रहे हैं। तो पहले हमने करंट बढ़ाया था, अब सिर्फ करंट कम कर रहे हैं, ताकि यहाँ मैक्सिमम करंट आने के बाद अभी तो हम ज़ीरो पे आ रहे हैं। तो जैसे वो ज़ीरो पे आ रहे हैं, धीरे 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 हम यहाँ पे पहुँचे। तो ये ऐसा समझाने का ट्राई करता है कि करंट तो हमने ज़ीरो कर दिया, पर अभी भी मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो हुआ नहीं है। यानी इतना पोर्शन मैग्नेटिक फील्ड का बचा, दैट्स रिमेनिंग। रिमेनिंग वर्ड से यहाँ पे वर्ड यूज़ किया जाता है जिसको हम कहते हैं रिटेंटिविटी या तो रिमेनेंस। रिमेनेंस कम्स विद द रिमेनिंग। ओके, जितना पार्ट रिमेनिंग रहा, कि करंट आपने ज़ीरो कर दिया फिर भी वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिला। अब उस मटेरियल को बाहर निकाल देते तो एक मस्त अच्छा मैग्नेट बन जाता, पर हमने ऐसा नहीं किया। अभी जो बोला था अब वो सिचुएशन अप्लाई किया कि अब हमने करंट की डायरेक्शन रिवर्स की। जब हमने करंट की डायरेक्शन रिवर्स की तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रिवर्स होगी। तो अब धीरे 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 ये यहाँ पे डायरेक्शन रिवर्स करते गए, उसमें बीच में एक फेज ऐसा आएगा कि अब करंट है, यानी एक्स एक्सिस है पर वाई एक्सिस नहीं है, मतलब करंट पास कर रहे हैं फिर भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। अब करंट पास कर रहे हैं फिर भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, इसलिए ये जो पोर्शन है इसको कहते हैं कोएर्सिविटी। ओके, कोएर्सिविटी। तो कोएर्सिविटी का मतलब क्या करेंगे आप, क्योंकि कोएर्सिविटी का मतलब हम ऐसा करेंगे कि वहां पे करंट तो है पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। अब बढ़ाते बढ़ाते मान लो हम ये सैचुरेशन पॉइंट तक पहुंचे जहाँ पे करंट मैक्सिमम, तो मैग्नेटिक फील्ड भी मैक्सिमम था, पर अब मैग्नेटिक फील्ड उल्टी डायरेक्शन में है। मतलब जो इस मैग्नेट का पहले नॉर्थ पोल साउथ पोल था उसकी पोलैरिटी चेंज हो गई। अब उसको देखिएगा कैसा सिचुएशन, कि पहले ये सिर्फ बार था, नॉर्मल बार था, कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं दिया था, तब उसके डायपोल रैंडम डायरेक्शंस में अलाइन थे, रैंडमली थे। अब आपने जब पहली वाली सिचुएशन बताई, ये करंट देते गए तो ये जो रैंडम डायरेक्शन से थे ना, वो सभी मज़ेदार कोई एक डायरेक्शन में अलाइन हुए, जिस वजह से ये साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल बना। अब आप जैसे जैसे करंट कम करते गए ये सिचुएशन आया, तो ये मैग्नेटिक डायपोल तो वैसे के वैसे ही रहे, साउथ पोल नॉर्थ पोल ही बना। अब करंट जैसे आपने उल्टी डायरेक्शन में देना शुरू किया, तो ये जो जैसे थे उसमें से अब ये रैंडम भी नहीं हो सकते और इस डायरेक्शन में अलाइन नहीं हो सकते, ताकि अब करंट का डायरेक्शन चेंज कर दिया। इसलिए मान लेते हैं कि ये जो इस डायरेक्शन में अलाइन थे उसको इस डायरेक्शन में अलाइन होना था। तो शायद ऐसी कोई सिचुएशन आई होगी कि जहाँ पे सभी कोई ऐसी डायरेक्शन में अलाइन हो गए, तो ना तो ये साउथ से नॉर्थ है ना तो ये नॉर्थ से साउथ है, मतलब मटेरियल के अंदर से करंट पास हो रहा है पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। जब हम इस सिचुएशन पे पहुंचे तब ये सभी के सभी इस डायरेक्शन में अलाइन हो गए। अब फिर से क्या किया, क्योंकि फिर से मैग्नेटिक फील्ड सॉरी करंट हमने कम किया, फिर से ये पॉइंट आया, फिर से मैग्नेटिक फील्ड रिमेनिंग रहेगा, दैट्स रिटेंटिविटी, और फिर से हमने करंट का डायरेक्शन चेंज किया। तो जैसे फिर से करंट का डायरेक्शन चेंज किया, फिर से हम इस पॉइंट पे पहुंचे। मतलब क्या, क्योंकि हम ओ से ए से बी, बी से सी से डी से ई से एफ से वापस ए। अब इसी पाथ पे हम चलते रहेंगे, कभी वो पॉइंट पे हम नहीं पहुंच पाएंगे। मतलब क्या, क्योंकि जहां मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो
और करंट भी 0 हो, ऐसी सिचुएशन कभी नहीं आएगी। पहला ऐसा था कि H 0 करो तो B मिल रहा था, कभी कभार ऐसा हुआ B 0 हो गया पर फिर भी H था। तो जहाँ पे H 0 पर B नॉन जीरो हो उसको हमने रिटेंटिविटी कहा, रिमेनिंग है कुछ। जहाँ पे H है पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो उसको हमने कोर्सिविटी कहा। यानी क्या, तो कि ये पाथ पे वो चलता रहता है, उसको कहते हैं, ये जो ग्राफ है, ये बिहेवियर है, इसको कहते हैं हिस्टेरेसिस। तो एक्चुअल में हिस्टेरेसिस इज एक टाइप का बिहेवियरल ग्राफ है, जिससे हमें उसका बिहेवियर जो है वो पता चलता है। तो देखिए यहाँ पे ये जो पॉइंट है उसको हम समझाने का ट्राई करते हैं। दैट्स बी वर्सेस एच ग्राफ। ओके, ओ से हम ए तक गए, सेचुरेशन आया, पहले ये एरो ए से बी तक पहुंचे, यानी वहां पे ऐसा बताया कि मैग्नेटिक फील्ड है पर करंट जीरो हो गया। बी से सी, अब मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो गया पर करंट तो है, पर डायरेक्शन उल्टा कर दिया करंट का। यहाँ पे भी ये सेचुरेशन मैग्नेटिक फील्ड मिला पर अब ये ऑपोजिट डायरेक्शन का है। तो यहाँ पे उसने बताया कि एक को कहते हैं रिटेंटिविटी यानी रिमेनिंग वाला पोर्शन, दैट इज कॉल्ड एज ए ओबी। जहां पे आप ऐसा कह सकते हो चलो, आई विश कि अब ये लेक्चर ख़त्म होने आ रहा है, इसलिए ये इश्यू आ रहा है, बट इट्स ओके। अभी ये छोटा पॉइंट है, मुझे ख़त्म करना है। ओके, ताकि वो मैंने समझा दिया हुआ है। तो कंक्लूड करते हैं पूरे पॉइंट को। यहाँ पे 4 पॉइंट काम के बनेंगे। जब H0 B0, नो करंट नो मैग्नेटिक फील्ड। बट इनिशियली व्हेन वी इंक्रीज, जैसे जैसे हम वो बढ़ाते गए, क्या बढ़ाते गए, तो कि H बढ़ाते गए B बढ़ता जाएगा। H increases, magnetic field B first gradually increases and attains a constant value. In other words, magnetic induction B saturate at a certain value that is called as a H max, positive H max तक गया. Now, magnetic field intensity H gradually decreases to 0, यानी करंट हम 0 करते गए पर मैग्नेटिक फील्ड 0 हुआ नहीं। और उसी पॉइंट को यहाँ पे बताया गया, found that the magnetic B does not become zero even when the magnetizing H is zero and that sample is not demagnetized, यानी वहां पे आपने करंट निकाल दिया फिर भी वो अभी का अभी मैग्नेट बना हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड हटा दिया फिर भी अभी वो मैग्नेट ही है। एंड दिस left, that's magnetic field left behind the sample after the magnetizing field is removed, and it is called the retentivity or remanence. ओके, थोड़ी अच्छी तरह से उसको कंक्लूड करते करते दिमाग में आप रिपीट करेंगे, 2 बार लिखेंगे तो परफेक्टली पता चल जाएगा। नाउ सिचुएशन रिवर्स, करंट आपने उल्टा लिया, H is gradually increased in the reverse direction. Now what happened? Now magnetic field B start decreasing. Reverse magnetic field intensity H required the residual magnetism of a sample to become zero. मतलब जो बचा हुआ था मैग्नेटिक फील्ड वो ट्राई करेगा कि वो जीरो हो जाता है, कि अब उस डायरेक्शन का तो मैग्नेटिक फील्ड रहा नहीं। It's called as a coercivity of the sample. Now, on the further increasing H in the reverse direction, फिर से मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा मैक्सिमम पर ऑपोजिट डायरेक्शन का।
and H gradually decreases and A is reached again after through the path बताया, पूरा का पूरा ये लिफ्ट जैसा पाथ है वो चलता रहेगा। ये जो ग्राफ बनता है, ये जो शेप बनता है उसको कहते हैं हिस्टेरेसिस। द फिनोमेना ऑफ लेगिंग अ मैग्नेटिक इंडक्शन बिहाइंड द मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे मैग्नेटिक इंडक्शन बिहाइंड द मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज कॉल्ड द हिस्टेरेसिस। यानी जो वेरिएशन आप H में देते हो उसी के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमें वेरिएशन देखने को मिलता है, उसी को यहाँ पे कहा जाता है हिस्टेरेसिस। ओके, एंड द सोर्स ऑफ EMF, EMF का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, is used in a magnetizing the material and the sink in the hysteresis, and this is an important line. Heat loss in the magnetic material, मतलब जो एरिया बना ना पूरा लिप शेप जैसा, तो उसका एरिया अंडर द ग्राफ जो बनता है वो आपको यहाँ पे हीट लॉस बताता है। उसका प्रैक्टिकल यूज क्या है? अ स्टडी ऑफ हिस्टेरेसिस लूप प्रोवाइड इंफॉर्मेशंस अबाउट रिटेंटिविटी, कोर्सिविटी एंड हिस्टेरेसिस लॉस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, मतलब कोई मटेरियल का मैग्नेटिक फील्ड कितने टाइम तक रह सकता है, उसका बिहेवियर जो है वो हमें देखने को मिल सकता है। दैट्स इट। तो आज का आपका जो होमवर्क है, वैसे ये डिस्टिंग्विश बिटवीन सॉफ्ट एंड फेरो वो पढ़ने वाले पॉइंट है। सो इंसिस्ट वो आपको एक बार लिख देना है, किसका हिस्टेरेसिस का छोटा रहेगा, किसका बड़ा रहेगा, हार्ड फेरो और सॉफ्ट फेरो कैसे काम करेगा, तो ये आपको खुद को ही ट्राई करना है। वैसे लिखेंगे तो पता चल जाएगा। 26 भी वैसा ही है, इंफॉर्मेटिव है, पॉइंट्स बताए हैं कौन कौन से पॉइंट्स आप कर सकते हैं। ओके, यहाँ तक का है। 27th में करवाऊंगा, एडिशनल है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। ओके, तो जो क्वेश्चंस आप ऑलरेडी लिख चुके हैं, प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चंस जो है वो आपने एक बार लिखे थे, एक और बार आप लिखेंगे। ओके, तो आपका होमवर्क मैं यहाँ से बता दूं, 17 तक हमने किया था, 18th ऑनवर्ड देना है कि 18th 19th वन टाइम, वैसे सभी वन टाइम ही रहेगा। हाँ, क्वेश्चन 18, 19, 20, 21, 22, 23 वन टाइम रहेगा। 24 टू टाइम्स रहेगा। 23, 24 आ गया। 25 एंड 26, 25 एंड 26। ओके, ये सभी के सभी जो क्वेश्चंस है वो आपके वन टाइम। आई रिपीट, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25 एंड 26 ये सभी क्वेश्चंस एक बार लिखेंगे। 24th जो है वो दो बार लिखेंगे ताकि वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी काम का है। ठीक है, बाकी जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे उसका थ्योरी खत्म होगा, कुछ न्यूमेरिकल्स इलास्ट्रेशंस हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, तो अभी जो लेक्चर है वो हम यहाँ तक रखते हैं। क्लियर?